Hello girls, how are you all? I hope so you all are fit and fine and doing well with your family members. हमने छुट्टियों के बाद पवन दूती का चैप्टर फिर से शुरू किया है और उसके 2 पैराग्राफ्स हम आपको बता चुके हैं उस दिन 14th and 15th 2 ही बताए थे ताकि आप फिर से पढ़ाई की ओर वापस आ जाएं और उनको नोट कर सकें। और ये भी बताया था कि कुछ बच्चे अगर कहीं गांव में या कहीं और गए हों अपनी दादा दादी नाना नानी के घर तो वो भी वापस आ जाएं तो हम लोग ज़्यादा मात्रा में पढ़ाई करेंगे ताकि उनका भी लॉस ना हो। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 पैराग्राफ्स पढ़े और उसमें हम जरा से इसको रिवाइज करेंगे कि उन्होंने राधा ने पवन से यहाँ पर बताया था लास्ट पैराग्राफ में, जो ये लास्ट पैराग्राफ था, तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर बुद्धि और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि इसमें राधा श्री कृष्ण से कहती हैं कि चूंकि तुम्हारे पास मनुष्य के समान बुद्धि नहीं है या मनुष्य के समान तुम व्यापार में प्रखर बुद्धियों को नहीं चलाती हो, तो तुम्हारी युक्तियाँ और क्योंकि मानवीय गुण भी नहीं है तुम्हारे पास वाणी जिससे कि तुम बता सको कि मेरी विरह दशा या मैं कितना विरह में व्याकुल हूँ और मेरी विरह दशा कैसी है, तो तुम क्या करना कि तुम किसी और युक्ति का सहारा लेना। और अगर अपने सदन में श्री कृष्ण बैठे हों, मेरे घन से मेघ सी कांति वाले कहा था उन्होंने, निज सद बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, कि अगर श्री कृष्ण बैठे हों वो जो घनश्याम हैं, श्याम बादलों की तरह जिनकी कांति है, अगर वो बैठे हों तो तुम उस भवन में टंगे हुए चित्रों को ध्यान से देखना और शायद उनमें से कोई चित्र मेरी व्यथा को प्रकट करने वाला हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ तक हमने पढ़ाया था आपको। अब देखिए हम लोग 16 पैराग्राफ देखेंगे। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। क्या मतलब हुआ यहाँ? जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। अब बहुत सरलता से वो यहाँ पर कह रही हैं कि यदि उस चित्रों में तुम्हें कोई ऐसा सरल पैराग्राफ है ये बहुत, तो इसको हम थोड़ा तेजी से पढ़ाएंगे कि जो चित्रों में विरह विधुरा मतलब विरह से व्यथित हुई, विरह से कोई व्यथित हुई इंसान, यदि तुम्हें कोई ऐसा चित्र मिले जिसमें कोई विरहिणी नायिका हो और वो दिख जाए तुम्हें, तो तुम क्या करना, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, तो तुम उसे इस भाव से हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें। इस पैराग्राफ में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। 2 ही शब्द हैं, विरह विधुरा अर्थात विरह से विधुर व्यक्ति, या फिर सुरति मतलब याद। ठीक है, विरह विधुरा विरह से विधुर व्यक्ति और सुरति मतलब याद, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट आपको अर्थ ही यहाँ पर बता रही हूँ। तो तुम उस चित्र को जाकर के किस भाव से हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, कि जो मेरे प्रिय हैं वो आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर देखें और क्या हो, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि उससे जब वो उस विरहिणी नायिका का चित्र देखेंगे तो उससे उनको मेरी याद आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? मेरी याद उनको अवश्य आ जाएगी। सरल सा है ये पैराग्राफ। तो चलिए इसको एक बार आप लिख लीजिए कि, और इसका प्रसंग भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो पहले हम आपको प्रसंग बता दे रहे हैं कि राधा यहाँ पर पवन से ये निवेदन करती हैं या आग्रह करती हैं कि तुम मेरी व्याकुलता को श्री कृष्ण के तक जब पहुँचाने के लिए क्या करना,
आवश्यक क्रियाओं का, आवश्यक क्रिया व्यापारों का सहारा लेना और उन्हें तुम मेरी याद दिला देना, जिससे मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि वो मेरी याद करके वापस लौट आएंगे। ठीक है, कि तुम जब श्री कृष्ण के पास जाना तो उन्हें तुम मेरी विरह व्याकुलता को बताना, और किस प्रकार से बताओगी वो तरीके मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम उनका सहारा लेना और उन्हें मेरी याद दिला देना। संभवतः वो मेरी याद को जब उन चित्रों को, मतलब उन तरीकों को देखेंगे तो संभवतः, बहुत सारे तरीके वो आगे पैराग्राफ्स में बता रही हैं, तो उन्हीं तरीकों का जिक्र है आगे के पैराग्राफ्स में। तो इसीलिए मैं आपको एक कॉमन प्रसंग बता रही हूँ यहाँ पे, कि वो कह रही हैं कि जब तुम उन व्यापारों को अपनाओगी, उन क्रिया व्यापारों को या उन तरीकों को, तो बहुत संभव है, मुझे आशा है, विश्वास है कि श्री कृष्ण को मेरी याद आ जाएगी। और राधा इसके लिए क्या कहती हैं, यहाँ से आप भावार्थ लिखेंगे कि हे पवन, वो कहती हैं कि यदि जब तुम उस भवन में जाओगी जहाँ जो उनका अपना भवन होगा, और जब वो उस भवन में बैठे होंगे तो वहाँ पर तुम देखना कि तुम्हें कोई ऐसा चित्र मिले जिसमें कोई विरहिणी नायिका हो, और वो चित्र यदि तुम्हें दिखाई दे तो तुम क्या करना, उस चित्र के निकट जा कर के उसको इस भाव से हिलाना कि जो मेरे प्रिय श्री कृष्ण हैं, मेरे प्रियतम हैं श्री कृष्ण, उनका ध्यान उस चित्र की ओर आकृष्ट हो जाए, वो उस चित्र की ओर आकर्षित हो जाए। उनका ध्यान क्या हो, या तो आप लिखेंगे कि चित्र की ओर आकृष्ट हो जाए, या उनका ध्यान उस चित्र के प्रति आकर्षित हो जाए। और जब मेरे प्रिय आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनको मेरी याद आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। इस पैराग्राफ को देख करके एक चीज आपको एडिशनल बताऊंगी कि इस पैराग्राफ को देख करके, इन पैराग्राफ्स को आगे आने वाले भी, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण पर जब ये कविता श्री कृष्ण और राधा पर उन्होंने प्रेम प्रवास ग्रंथ लिखा, हमारे महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, तो उन्होंने ये महाकाव्य संस्कृत महाकवि कालिदास के मेघदूत से प्रभावित होकर लिखा है। मेघदूत कालिदास का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, शायद आपको पता भी होगा। तो आप ये साहित्यिक विशेषता में लिख सकते हैं कि उन्होंने मेघदूत से प्रभावित होकर के ये ग्रंथ लिखा होगा, और पवन का मानवीकरण इसमें है। ठीक है, समझ में आ गया। और वियोग श्रृंगार है, खड़ी बोली का प्रयोग है, मंदक्रांता छंद है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औहू प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी, देव आत्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों से कराना। बहुत प्यारी बात राधा यहाँ पर कहती हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औहू प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी, देव आत्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। क्या कहते हैं, कहती हैं वो कि वहां पर जो फिर वही पैराग्राफ का प्रसंग होगा कि राधा पवन से कहती हैं कि तुम बोल नहीं सकती, लेकिन अन्य तरीकों से, अन्य विधियों से काम लेना, और ब्रज के व्याकुल लोगों की या ब्रज के वासियों की व्याकुलता को तुम किस प्रकार से उनको प्रदर्शित करना या किस प्रकार से परिचित कराना कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का, उद्यान मतलब बगीचा, विपुल मतलब विपुल घूमते, और विपुल मतलब होता है बहुत सारे, विपुल मतलब बहुत सारे, उसमें घूमते बावले से, बावला मतलब पागल या दीवाना, तो जाके सन्निकट, सन्निकट मतलब उनके पास, सन्निकट मतलब उनके पास, और हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा अर्थात वो जो देवात्मा है, जो श्री कृष्ण है, उनको सुरति अर्थात याद, किसकी कराना, ब्रज के व्याकुल व्यक्तियों की करा देना। तो चलिए देखते हैं इसको हम सेंटेंस फॉर्म में कि यदि श्रीमती राधिका जो है वो, राधा जो है वो पवन से कह रही हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें उन चित्रों में कोई उपवन का चित्र, उद्यान मतलब उपवन का या बगीचे का चित्र दिखाई दे, तो उसमें जो विरह विकल प्राणी हो, जो
पागलों की तरह, दीवानों की तरह इधर से उधर घूमते हुए नजर आ रहे हो, जो दिखाई दे तुम्हें, तो तुम क्या करना, उस प्रेतम को उस चित्र के पास तुम जाना और मेरे प्रिय को, मेरे प्रेतम श्री कृष्ण को वो चित्र हिलाकर दिखा देना। तो इस प्रकार क्या होगा कि जब तुम ऐसा करोगी तो मेरे प्रिय को ये याद आएगी कि तुम जो है वो ब्रज के वासियों को छोड़कर चले गए हो, तुम ब्रज के वासियों को छोड़कर चले गए हो। और इस प्रकार से मेरे प्रिय को तुम यह भी बता देना कि उसमें केवल राधा ही नहीं बल्कि तुम्हारे जो ब्रज के वासी हैं, जो तुम्हें बहुत अधिक स्नेह और प्रेम करते हैं, वो भी श्री कृष्ण को बहुत व्याकुलता से याद करते हैं। और तुम उन देवात्मा श्री कृष्ण को, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो जब देवात्मा वर्ड लिखा है तो हम देवात्मा अर्थ में लाएंगे कि उन देवात्मा श्री कृष्ण को तुम व्याकुल ब्रजवासियों की स्मृति करा देना। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब उन्हें इस प्रकार से हमारी याद आएगी तो वो अवश्य ही ब्रज में लौट आएंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि पवन राधा से कह रही हैं कि राधा पवन से कह रही हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें उन चित्रों में कोई उपवन का या बगीचे का चित्र दिखाई दे जिसमें विरह से व्याकुल प्राणी इधर से उधर घूम रहे हो, श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हो, एक्चुअली इसका मतलब यही है कि व्याकुल होकर के श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हो। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि जब आप लिखेंगे कि व्याकुल हो रहे हो विरह से श्री कृष्ण के, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हो, और उसमें तो तुम उन्हें, मेरे श्री कृष्ण को जाकर के ये बताना कि जो व्याकुल ब्रजवासी हैं वो आपको बहुत याद कर रहे हैं और आपको इधर उधर ढूंढ रहे हैं। राधा भी बावली होकर के आपको ढूंढ रही हैं, और इस प्रकार से उस चित्र को हिला करके तुम श्री कृष्ण को या देवात्मा श्री कृष्ण को ब्रजवासियों की स्मृति करा देना, ब्रजवासियों की याद दिला देना। और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री कृष्ण जो हैं वो अवश्य ही ब्रज में लौट आएंगे। समझ में आ गया? फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत स्वीट है, बहुत प्यारा सा है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण परला डाल देना उसी को। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण परला डाल देना उसी को। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। बहुत प्यारा सा पैराग्राफ है ये, बहुत स्वीट सा, कि वो कह रही हैं कि प्यारा सा, पहले चलिए अर्थ देख लेते हैं अलग अलग, फिर सेंटेंस फॉर्म करेंगे। प्यारा सुंदर सा, कुसुम अर्थात फूल, कुमला अर्थात मुरझाया हुआ, गेह अर्थात घर में, तो प्यारे के चरण अर्थात पैरों पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, फूल के समान कोई सुकोमल बाला, बाला मतलब लड़की, बाला मतलब लड़की, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। बाला मतलब लड़की या किशोरी, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। म्लाना अर्थात मलिन होकर, मुरझा करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रसंग आप वही लिखेंगे कि फिर से एक बार बता दे रहे हैं, प्रसंग आप क्या लिखेंगे कि एक दिन राधा अपने घर में अकेले बैठी हुई थी और उसी समय झरोखे से पवन का झोंका आया। जब पवन का झोंका आया तो पवन के शीतल सुगंधित स्पर्श से उनका जो दुख था वो और अधिक, जो विरह से व्याकुल थी वो उनका दुख और अधिक बढ़ गया, और वो पवन से अपने दुखों का वर्णन करती हुई कहने लगी कि तुम श्री कृष्ण के पास जाकर मेरा संदेश ले जाओ और उनको मेरी दशा बताओ। और इस प्रकार की प्रार्थना राधा करने लगी। ठीक है, तो चलिए ये आपका प्रसंग था और फिर हम इसका अर्थ बताते हैं आपको कि वो कहती हैं कि हे पवन, यदि श्री कृष्ण के घर में
गेह लिखा है ना यहाँ पे, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। तो यदि श्री कृष्ण के घर में कोई कुमलाया हुआ सा वो पड़ा हो, एक बार फिर से इसको पढ़ दे रहे हैं हम, तो आपको फिर अर्थ बताएंगे तो समझ में आ जाएगा इजीली। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण परला डाल देना उसी को, यूं देना है पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। बहुत सुंदर सा पैराग्राफ है, स्वीट सा, लेकिन ध्यान देंगे कि शब्दों को बहुत संभाल कर आप लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि ये कोई रोड साइड या फिल्म की लव स्टोरी नहीं है। ये श्री कृष्ण और राधा, ये विशेष बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये श्री कृष्ण और राधा के बीच की प्रेम कथा का वर्णन है, उनके विरह व्यथा का वर्णन है। तो शब्दों को बहुत ही संभाल करके और अच्छे से लिखेंगे। इसीलिए मैं आपको खुद भी एक एक पैराग्राफ को 2-2 बार बता रही हूँ, ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना भटके और आप सही अर्थ लिखें। तो देखिए, राधा कहती है, हे पवन, यदि श्री कृष्ण के घर में कोई मुरझाया हुआ प्यारा सा फूल तुम्हें मिल जाए, तो तुम उसे क्या करना, तुम उसे मेरे श्री कृष्ण के चरणों पर ला करके डाल देना। इस प्रकार से तुम उन्हें ये स्पष्ट कर देना कि इस मलिन फूल के समान एक मलिन ब्रज की गोपी तुम्हारे कमल चरणों को चूमना चाहती है। क्या करना कि उस मलिन फूल को देख करके तुम ये दिखा देना उनको, इसके द्वारा ये बता देना कि पुष्प के समान, इसी फूल के समान एक बाला अर्थात राधा, एक किशोरी तुम्हारे जाने से, तुम्हारे विरह में बहुत व्याकुल हो गई है और मुरझा गई है और तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि श्री कृष्ण को अपनी दशा का वर्णन बताते हुए वो पवन से कह रही हैं कि हे पवन, जब श्री कृष्ण वाटिका में बैठे हों तो तुम क्या करना, कि जब श्री कृष्ण के घर में तुम जाना और कोई मुरझाया हुआ सा फूल देखना, और यदि वो मुरझाया हुआ सा फूल तुम्हें मिल जाए तो तुम उसे मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर डाल देना। और इस प्रकार से तुम उन्हें ये स्पष्ट कर देना कि इस मलिन फूल के समान ही एक म्लान सी बाला अर्थात एक मुरझाई हुई सी किशोरी राधा तुम्हारे कमल के समान चरणों को चूमना चाहती है। इसमें गुण कौन सा है यहाँ पर इस पैराग्राफ में बेटा, जो ये 18th पैराग्राफ है आपका, इसमें जो गुण है आपका वो ये है, जो है वो प्रसाद गुण है, और इसमें श्रृंगार रस है, ठीक है। और कमल पग, यहाँ देखिए कमल पग, कमल के समान पग, कमल के समान चरण, तो लेकिन डैश लगा है बीच में, तो जब कमल को ही पग कह दिया जा रहा है, कमल सा पग नहीं है, कमल पग है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, जब कमल को ही पग कह दिया जा रहा है तो रूपक अलंकार। वेरी गुड। और फूलों सी एक बाला, फूल इसके ऊपर वाली लाइन में देखिए, फूल सी एक बाला, तो जो फूल सी एक बाला है वो क्या है, फूल सी एक बाला आपका ये उपमा अलंकार है। और यहाँ पर ये देखिए जो इसके पहले का शब्द है, यूं देना ए पवन बतला, यूं देना ए पवन बतला, ये यहाँ पर मानवीकरण अलंकार डायरेक्ट दिखाया गया है, यूं देना ए पवन बतला, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, कमल पग में रूपक अलंकार है, फूल सी एक बाला में उपमा अलंकार है, और यूं देना ए पवन बतला में मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। भाषा जो है वो शुद्ध है, परिष्कृत है, परिमार्जित भाषा है, और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली यहाँ पर है। एक बार फिर से बता रहे हैं कि भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिनिश्चित और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली कब होती है, जब काफ़ी जो आपको मैंने चीज़ें बताई, जैसे चित्र, उद्यान, प्राणी, विपुल, देवात्मा, सुरति, व्याकुल, कुसुम, कुम्भला, प्यारे के चरण,
पवन, म्लाना, है ना, ये सब जितने सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से लिए गए हैं। तो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। शैली यहाँ पर अगर आप देखें बेटा तो भावात्मक शैली है, भावात्मक शैली ये है। और जैसा कि आपको पता है संस्कृत का मंदक्रांता छंद यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कौन सा छंद? संस्कृत का मंदक्रांता छंद यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको। इसमें देखिए जरा सी एक बार, जो यहाँ से आपको जो मैंने ऊपर से 14th पैराग्राफ से जो पढ़ाया था, ये 14th पैराग्राफ से लेकर के 14th, फिर 15th, 16th, 17th, 18th, ये पांचों पैराग्राफ जो मैंने आज आपको, अब 3 ही पढ़ाऊंगी आज, इसके बाद क्योंकि 1, 2, 3, 8 पैराग्राफ और बच रहे हैं, तो 2 से 3 लेक्चर्स में, मेरे ख्याल से 2 लेक्चर्स में ही आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे वीडियो। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा बाय गॉड्स ग्रेस। और ये जो 5 पैराग्राफ आपको बताए हैं मैंने आपको, ये 5 पैराग्राफ में जो है सारे पैराग्राफ्स बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप सो एंड आई प्रे कि अगले साल तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएं और आप अपना बोर्ड का एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से, भगवान की दया से, हम सबकी दुआ से दे सकें अच्छे से अपने घर में, स्कूल में आकर के स्वस्थ होकर के। तो बोर्ड के हिसाब से ये पैराग्राफ्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं पांचों, तो इनको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। और आज मैंने सोचा था कि मैं आपको 4 पढ़ा दूंगी, लेकिन चूंकि आज लिखने की का ज़्यादा है, 5th, 16th में भी, 17th में भी और 18th में भी लिखना आपको ज़्यादा है। ख़ास तौर से साहित्यिक विशेषताएं जो मैंने आपको बताई हैं वो तीनों पैराग्राफ्स में फिर से देखिए वीडियो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और पूरा लिखिए। क्योंकि अब जो आपका एग्जामिनेशन आता है वो एग्जामिनेशन बेटा सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर आता है। और अभी भी इधर अगर आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े हों तो आपके उसको सिलेबस को और अधिक सीबीएसई बोर्ड रिलेटेड और तर्क शक्ति पर आधारित प्रश्न पूछने पर बात की जा रही है। अगर आपने इधर देखा होगा और पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि तर्क शक्ति पर आधारित बातों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि तर्क पर आधारित प्रश्न होने चाहिए, ऐसे प्रश्न जो कि सीधे ना पूछे जाएं बल्कि बच्चे जिनको सोचें वो प्रश्न पूछे जाएं। तो उन बातों को भी ध्यान में रख करके मैं आपको सारी चीज़ें 2 से 3 बार बता रही हूँ। कई बार कुछ बच्चों को लगता होगा, या जो बच्चों की हिंदी बहुत अच्छी है बाय गॉड्स ग्रेस, उनको लगता होगा कि मैम उसी बात को 2 से 3 बार बता रही हैं, बट मैं जान करके ऐसा करती हूँ क्योंकि एक तो हम आमने सामने नहीं हैं और हमें आपके फेसेस नहीं दिख रहे हैं, नहीं पता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। तो आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो, बहुत अच्छी हो, समझ में आए, इसलिए ही मैं आपको 2 से 3 बार बताती हूँ। और फिर से एक बार आपसे मेरी गुजारिश है कि काइंडली राइट इन द कॉपी, क्योंकि पिछले साल भी मैंने 12th के ऑनलाइन क्लासेस लिए थे और जिन बच्चों ने, अभी उनके एग्ज़ाम्स तो नहीं हुए हैं बच्चों के, लेकिन जिन बच्चों ने भी रेगुलर लिखा था, पढ़ा था, क्वेश्चंस पूछे थे यूट्यूब चैनल पर ही या फ़ोन करके या मैसेज के द्वारा, और अपने पढ़ाई में और लिखाई में रेगुलर रहे थे, उन्हें ना यूनिट टेस्ट में, ना हाफ ईयरली में, ना फर्स्ट और सेकंड प्री बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आई और उन्होंने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन जिन बच्चों ने मस्ती में और इधर उधर समय बिता दिया कि अभी पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे, ये वो, उनको बाद में उनको प्रॉब्लम हुई और उनके मार्क्स काफ़ी कम आए। और अभी भी हमें कुछ पता नहीं है कि फ्यूचर में 12th के एग्ज़ाम्स होंगे या प्री बोर्ड के हिसाब से बच्चों को नंबर दिए जाएंगे, तो उससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है अगर एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी बच्चों ने ये मन बना लिया था कि हम अभी वीडियोस देखेंगे या नहीं देखेंगे या नोट्स नहीं बनाएंगे और प्री बोर्ड से क्या फ़र्क पड़ता है, और हम बोर्ड का ही एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड में ही पढ़ेंगे। तो अगर बोर्ड एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं या होते भी हैं तो एक बार में वो कितना पढ़ लेंगे ये आपको भी पता है। बूंद बूंद से ही सागर भरता है। अगर आप इकट्ठे किसी बर्तन में ज़्यादा पानी डालेंगे तो बर्तन से पानी गिरने लगेगा। तो आपका भी दिमाग है,
आपकी भी बुद्धि है और हर दिमाग और हर बुद्धि की बेटा एक कैपेसिटी होती है। तो अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपका ज़्यादा तैयार होगा और सॉलिड तैयार होगा। तो प्लीज़ सी द वीडियो अगेन, ask me your doubts. I am always happy to give you answers. Maybe sometimes I will not give you answers at the time at once randomly. मैं आपको तुरंत नहीं दे पाऊंगी जवाब, लेकिन मैं जब भी मैसेज देखूंगी, जब भी नेटवर्क काम करेगा, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके फ़ोन कॉल्स का और आपके मैसेजेस का जवाब देयर एंड देन दूँ और अच्छी तरह से दूँ। ओके। और जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो मैं उनसे ये भी कहती हूँ कि आप मतलब मैसेज के थ्रू पहले तो आप मैसेज ही करो, लेकिन अगर मैसेज से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो मैं तुरंत बच्चों को कहती हूँ कि मेक अ कॉल, आप बात करो जब भी आप फ्री हो और मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। ठीक है। एक और चीज़ आपसे कहनी है कि मैं आपका गूगल मीट नहीं ले पाई थी क्योंकि आई वॉज नॉट वेल। सो अब आगे आने वाले समय में मैं कभी भी आपका गूगल मीट बीच में किसी दिन अपने टर्न पर लूँगी। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। और तब तक आप अपने कन्फ्यूजन्स भी और अपने डाउट्स भी इकट्ठे कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं उसको भी सॉल्व करूँगी। ठीक है। तो अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने घर वालों का, अपने परिवार का, अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ध्यान रखिए। इधर उधर बिल्कुल बेकार में बाहर मत जाइए। लॉकडाउन लगा हो या ना लगा हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको स्वस्थ रहने से मतलब है, और स्वस्थ आप तभी रह सकते हैं जब वाकई 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, वो अभी भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि घर में रहने पर भी लोग बीमार हो जा रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट सावधान करना मेरा कर्तव्य है और अधिकार भी। तो आपको बहुत अपनेपन से कह रही हूँ कि घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, पौष्टिक खाइए और खूब मन लगा करके पढ़िए, और अपने सपनों को एक ऊंची उड़ान दीजिए। अगर आप घर पे नहीं हैं तो उदास मतलब अगर आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हैं, हम लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम अच्छे से मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।